फंडामेंटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हमारे साइंस के पार्ट 1 रासायनिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 है। आज हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर में हमें क्या-क्या और किस प्रकार पढ़ना है, और एक लेवल वाइज शुरू से अंत तक रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे आसपास हमेशा कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन शब्द का अभिप्राय आप समझते होंगे कि परिवर्तन वह स्थिति है जब किसी वस्तु के या किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार, स्वाद आदि में बदलाव होता है, तो बदलाव की यह प्रक्रिया ही परिवर्तन के रूप में जानी जाती है। हमारे आसपास प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन होता रहता है। इनमें से कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो केवल पदार्थ की बाहरी अवस्था, रंग, रूप आदि में परिवर्तन करते हैं। कहने वालों कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं, उन्हें कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थ के रंग, रूप के साथ-साथ उसके रासायनिक संगठनों में बदलाव कर देते हैं। कहने का मतलब उसका गंध, स्वाद और अन्य रासायनिक संगठन बदल जाते हैं, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण लिया जाए तो बर्फ का गलना, पानी का जमना और उसके साथ-साथ जल का वाष्पीकृत होना। इन सभी अवस्थाओं में जल H2O, जो कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संगठन होता है, इसके H2O के संगठन में कोई बदलाव नहीं होता, बल्कि जल की बाहरी अवस्था में परिवर्तन होता है। जब जल जमता है तो वह बर्फ बन जाता है। इसमें उसकी अवस्था का परिवर्तन होता है, ना कि उसके रासायनिक संगठन का, तो इसे भौतिक परिवर्तन के रूप में जाना जाएगा। इसी प्रकार जब बर्फ गलता है तो वह ठोस से द्रव में हो जाता है। इसमें भी उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ना कि उसके रासायनिक संगठन में। जल का संगठन H2O ही रहता है। ऐसे सभी परिवर्तनों को जो उसके बाहरी आकार, रंग, रूप में परिवर्तन करते हैं या उसकी अवस्था में परिवर्तन करेंगे और उसकी रासायनिक संगठन में कोई बदलाव नहीं करेंगे, भौतिक परिवर्तन के नाम से जाने जाएंगे। हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जो पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव कर देते हैं और उसके साथ-साथ उसके स्वाद, संगठन एवं अन्य प्रकार के रंग आदि में भी परिवर्तन कर देते हैं, रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दूध का फटना, दही का जमना, लोहे में जंग लगना, दहन, ऑक्सीकरण आदि ये सभी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानी जाती हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग द्वारा या पुनः व्यवस्थित होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसके मूल गुण अभिकारकों से सर्वथा भिन्न होते हैं। कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर क्रिया करके और पुनः व्यवस्थित होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसके भौतिक तथा रासायनिक गुण अभिकारक या मूल तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का जो तरीका होता है उसे हम समीकरण के रूप में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को हम निम्न तरीकों से पहचान सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब किसी स्थान पर या किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है या रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था बदल सकती है, उसके स्वाद में परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप वह पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया के उपरांत उस बर्तन की तली में जम जाता है, अवक्षेप के रूप में जाना जाता है, अवक्षेप कहलाता है। तो अवक्षेप का निर्माण हो सकता है, साथ ही साथ ताप में परिवर्तन हो सकता है। यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। उदाहरण के लिए जब मैग्नीशियम धातु के एक फीते को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उससे मैग्नीशियम के राख का निर्माण होता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। मैग्नीशियम धातु के फीते को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का निर्माण होता है। पहले मैग्नीशियम एक प्रकार की धातु था और ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस थी, लेकिन इस दहन की अभिक्रिया के उपरांत ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करके एक ऐसे पदार्थ का निर्माण किए जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होंगे वह मैग्नीशियम से ऑक्सीजन से दोनों से सर्वथा भिन्न होंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक चूर्ण होता है
जो कि एक पाउडर की तरह होता है, जबकि मैग्नीशियम एक प्रकार की धातु होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय होता है, जबकि मैग्नीशियम किसी प्रकार का गुण नहीं रखता। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक, एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया द्वारा किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म मूल तत्वों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान में हमने देखा कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। ये सभी परिवर्तन, ये सभी बदलाव हमें रासायनिक अभिक्रिया के होने का संकेत देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की जो विधि होती है उसे ही हम रासायनिक समीकरण के रूप में जानते हैं। किसी भी समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक होता है बायां पक्ष, दूसरा होता है दायां पक्ष। समीकरण वह लिखने का वह तरीका होता है जो कि किसी भी बड़ी से बड़ी लेखनी को संक्षिप्त या छोटे में दर्शा देता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीकों के माध्यम से सूक्ष्मतम रूप में दर्शाने की जो प्रक्रिया होती है रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण के कुछ मुख्य भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण में उन पदार्थों को जिसके कारण या जिनमें परस्पर अभिक्रिया हुई जिससे नए पदार्थ का निर्माण हुआ उसे अभिकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया के उपरांत जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहा जाता है, और अभिक्रिया को कराने में जो पदार्थ सहायक होते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक के रूप में जानते हैं। रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारकों को यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले तत्व अर्थात उत्पादों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, जबकि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के होने में सहायक होते हैं उत्प्रेरक को उस तीर के ऊपर लिखा जाता है जिस तीर द्वारा अभिकारक एवं उत्पाद को जोड़ा जाता है। यह जो लिखने की प्रक्रिया होती है इसे ही रासायनिक समीकरण के रूप में जाना जाता है। हमने रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि देखी कि रासायनिक समीकरण को लिखते समय अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को रासायनिक समीकरण के बाईं ओर, बनने वाले तत्वों उत्पाद को दाईं ओर तथा उत्प्रेरक को तीर के ऊपर लिखा जाता है। इसे लिखने के पश्चात रासायनिक समीकरण को और ज़्यादा सूचनात्मक बनाने के लिए और रासायनिक समीकरण को एक आदर्श समीकरण बनाने के लिए हम परमाणुओं की संख्या को समान रखते हैं। आइंस्टीन जी के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार किसी भी तत्व का न तो ह्रास हो सकता है न ही कोई नया तत्व उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि जितने परमाणु या जितने अणु हमारे पास अभिकारकों में हो उतनी ही अणु उत्पाद में होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जब अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। एक आदर्श रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए उसे और ज़्यादा सूचनात्मक बनाया जा सकता है, और ज़्यादा सूचनात्मक बनाने के लिए रासायनिक समीकरणों में उनके अभिकारकों तथा उत्पादों की अवस्था को भी शामिल किया जाता है। यदि अभिकारक में भाग लेने वाला तत्व द्रव होता है तो उसे लिक्विड के रूप में लिखा जाता है और नीचे यल से दर्शाया जाता है। यदि वह ठोस होता है तो उसे यस के द्वारा सॉलिड के रूप में दर्शाया जाता है। यदि वह जलीय विलयन होता है तो उसे एक्वस के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे हम प्लाज्मा के रूप में समझ सकते हैं। उसके बाद यदि वह पदार्थ गैस होता है तो नीचे जी लिखकर गैस के रूप में दर्शाया जाता है। गैस के लिए एक एरो का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऊपर की तरफ होता है। बात करते हैं रासायनिक समीकरण के महत्व के बारे में। रासायनिक समीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखनी है। रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम बड़े से बड़े थ्योरी को आसानी से एक या दो लाइन की अभिक्रिया में या समीकरण में आसानी से समझ सकते हैं। रासायनिक समीकरण हमें अभिक्रिया के होने की जानकारी देता है कि अभिक्रिया में किस किस पदार्थ ने भाग लिया था और इस अभिक्रिया में इन पदार्थों की परस्पर अभिक्रिया द्वारा किस उत्पाद का निर्माण हुआ। रासायनिक अभिक्रिया में हमें तत्वों के अवस्था के बारे में मालूम चलता है कि इस तत्व को किस अवस्था में लेना है, और रासायनिक समीकरण जो होता है वह बड़ी से बड़ी थ्योरियों को संक्षिप्त करके उनके प्रतीकों के माध्यम से हमें आसानी से समझा देता है। परंतु रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कि रासायनिक समीकरण हमें अभिक्रिया के होने के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। रासायनिक समीकरण की एक खामियां भी होती है कि रासायनिक समीकरण हमें पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में एग्जैक्ट नहीं बता पाता कि पदार्थ कितना जलीय है, कितना ठोस है या कितना गैस है, या किसी अन्य पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाता। इस रासायनिक समीकरण में एक खामियां भी विद्यमान होती है कि रासायनिक समीकरण में हमें उचित उत्प्रेरक की अवस्था तथा उत्प्रेरक की मात्रा का अनुमान नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में
इस रासायनिक समीकरण द्वारा अभिक्रिया को समझना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कुछ नियम यूज किए जाते हैं, जैसे कि जांच एवं त्रुटि विधि, संयोजकता विधि। हाई स्कूल के सिलेबस में केवल जांच एवं त्रुटि विधि के बारे में पढ़ना है। जांच एवं त्रुटि विधि वह विधि है जिसमें हम एक बार प्रयास करते हैं कि शायद ये रखने पर ये समीकरण संतुलित हो जाए, और यदि गलती होता है तो उसे हम दोबारा बदल सकते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की यह विधि जांच एवं त्रुटि विधि के नाम से जानी जाती है। चलिए हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या पुनः व्यवस्थित होकर किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसमें बने नए उत्पाद के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म मूल तत्वों से या अभिकारकों से भिन्न होते हैं। रासायनिक समीकरणों को 5 आधार पर बांटा जाता है। पहला, संयोजन अभिक्रिया या संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, इसे योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को दूसरे भाग में बांटा गया है, दूसरे आधार में बांटा गया है, जिसे कहा गया है वियोजन अभिक्रिया। जब एकल पदार्थ किसी बाह्य क्रिया के द्वारा अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है तो ऐसी स्थिति में वह अपघटित हो जाता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को जब एकल पदार्थ किसी बाह्य क्रिया के द्वारा अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है तो इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। वियोजन अभिक्रिया का अभिप्राय होता है कि अलग अलग होना या अपघटित होना। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ टूट जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। वियोजन अभिक्रिया 3 आधार पर होती है। वियोजन अभिक्रिया को हम 3 तरह से समझ सकते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया होती है तो उसके लिए बाह्य कारक उत्तरदायी होते हैं। ये बाह्य कारक 3 प्रकार के हो सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया के घटित होने का प्रमुख कारण हो सकता है कि वह अभिक्रिया प्रकाश के कारण घटित हुई हो। यदि प्रकाश के कारण घटित होती है तो उसे प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। प्रकाश के अपघटन के बजाय वियोजन अभिक्रिया किसी प्रकार की ऊष्मा से या गर्म करने से घटित होती है, या कोई पदार्थ गर्म करने से अपने अवयव तत्वों में टूटता है तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और यदि किसी पदार्थ के वियोजन में विद्युत सहायता करता है, कहने का मतलब वियोजन अभिक्रिया को संपन्न कराने की विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को जो तीसरे आधार पर बांटा गया है उसे कहते हैं विस्थापन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन एवं प्रतिस्थापन नाम से मालूम चलता है कि विस्थापन स्थानांतरण या प्रतिस्थापन, एक दूसरे से स्थानों का बदलाव। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अति सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब जो ज्यादा सक्रिय तत्व होगा वह कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाएगा और अपने यौगिक का निर्माण करेगा। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जबकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 यौगिक आपस में मूलकों का विनिमय करते हैं, आपस में आयनों का विनिमय करते हैं। कहने का मतलब उस यौगिक का आयन इस यौगिक में जुड़ जाता है और इस यौगिक का आयन उस यौगिक में जुड़ जाता है। तो आयनों के विनिमय की इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को चौथे आधार पर बांटा गया है, ऊष्मा के आधार पर। यदि रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है, और यदि रासायनिक अभिक्रिया घटित होने पर ऊष्मा को उत्पन्न करती है तो उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने में काफी ऊष्मा या उसे गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में वह ऊष्मा का शोषण करती है, और यदि वह ऊष्मा का शोषण करती है तो उसमें उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जबकि वे अभिक्रियाएं जो घटित होने के पश्चात स्वयं ऊष्मा उत्पन्न करती हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब अभिक्रिया होने पर ऊष्मा का क्षेपण होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो ऐसी स्थिति में उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तथा रासायनिक अभिक्रिया को 5वें आधार पर बांटा गया है, ऑक्सीजन के आधार पर। जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जबकि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को या ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी जाना जाता है, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है उसे अपचयन के नाम से जाना जाता है। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तब इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। यदि ऑक्सीजन नहीं है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो भी हम उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यदि हाइड्रोजन निकलता है तो भी हम उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होता है या इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन पृथक होता है या हाइड्रोजन पृथक होता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जबकि अपचयन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन निकलता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पूरी तरह चर्चा कर लिया है और रासायनिक समीकरण को भी समझ लिया है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग एक एक रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमने पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया है। हमें पूरे चैप्टर में केवल इन्हीं तत्वों को पढ़ना है, इन 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को एवं इन समीकरण को। हम समीकरण को संतुलित करना भी सीखेंगे, उसके साथ साथ 5 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे साथ जुड़कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं।